ओके देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या होता है? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर मूव किया तो वर्क हुआ, अगर मूव नहीं करेगा तो वर्क नहीं होगा। विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं होता है। ओके, व्हाट इज फोर्स? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करने का कोशिश करता है। दैट मीन्स बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो मूव करे या ना करे फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन वर्क में बॉडी का मूव करना एकदम इम्पॉर्टेंट है। बॉडी मूव नहीं करेगा डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब वर्क डन जीरो। ओके, देखो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, उस पर एक फोर्स लगाया एंगल थीटा से, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और वो डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक एस। तो ये वर्क डन क्या हो जाता है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ से लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस और एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस, जो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब ये बेसिक था, हम लोग वर्क के बारे में जानते थे। लेकिन वर्क जो होता है ना वो एंगल डिपेंडेंट है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे वो डिपेंड करता है। उससे लोग नेचर ऑफ वर्क को डिफाइन करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर होता है वर्क का। जैसे हमको पता है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ जितना फोर्स में अप्लाई किए वो, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक, इफ वर्क इज पॉजिटिव, ठीक, और अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और थीटा लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस वर्क का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे वर्क का वैल्यू क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन इज 0। ओके, वर्क डन कब कब 0 हो सकता है? जब एस का वैल्यू 0 हो जाएगा तब वर्क डन 0 हो जाएगा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। कैसे? सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है और हम लोग फोर्स कुछ ऊपर लगा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब बॉडी को हम लोग को इधर मूव करवाना था, सपोज इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर हम फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट कभी इधर मूव करेगा ही नहीं, इसलिए वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, तो वर्क डन 0 हो गया। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे द वर्क डन बाई अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। कैसे? ऑब्जेक्ट देखो हमेशा टेंजेंट की तरफ मूव करेगा ना, यहाँ से टेंजेंट की तरफ मूव करना चाहेगा, डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल ये होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए जो होल वर्क डन होता है ना इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो 0 हो जाता है। द वर्क डन इन पुशिंग एन इनमूवेबल स्टोन, या समझ लो एक वॉल है या कोई स्टोन है, उसको हम लोग पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, बट उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो मूव नहीं कर रहा है, इनमूवेबल है, उस केस में भी वर्क डन 0 हो जाएगा। मैंने पहले यहाँ पे बता चुका है। अगर एस का वैल्यू 0 हो जाएगा तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। एंगल बिटवीन एफ और एस 0 हो जाएगा तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? व्हाट इज वर्क, नेचर ऑफ हाँ वर्क। सर। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट वन में जो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, हाँ वहाँ पे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसके साथ हाँ रिलेट कर सकते हो। एसोसिएटेड। हाँ हाँ देखो, हाँ ये एक्चुअली में सेंटीमीटर फोर्स स्यूडो फोर्स होता है। तो उसको लोग स्यूडो फोर्स कंसिडर करते हैं ना, जो एक्चुअल में इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण इसको बैलेंस करता है। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग भी लो ना तो भी वो 0 ही होगा। क्लियर है बात? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो भी 0 है, इधर भी 0 है। डेट मीन्स अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देती हो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के लिए या कोई भी प्रिंसिपल के लिए, उसमें भी नेट वर्क डन 0 है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी देखो सेम है ना। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है तो घूम फिर कर सेम ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। क्लियर है बात? तो वैसे हम लोग को 0 कह सकते हैं। देखो इफ थीटा इक्वल टू 0 देन एफ एस इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कॉस का कुछ ग्राफ ऐसा होता है, तो ये 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका, कुछ ऐसा मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। ठीक, इफ सर थीटा, ये कौन सा ग्राफ है? कॉस का कुछ ग्राफ होता है ना ऐसे करके, साइन का ग्राफ ऐसे होता है,
और कॉस का अगर ग्राफ हम लोग निकालते हैं ऐसे करके, कॉस का ये कुछ ऐसे करके ग्राफ आता है ना, देखो ये 0 पे +1 मिलता है, ठीक है, और ये 0 है, ये 90 है, ठीक है, ये 180 है, 180 पे -1 मिलता है इसका वैल्यू, ठीक, और ये क्या है 270 है, 270 पे 0 मिलता है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन 360 है, 360 पे फिर 0 मिलता आई मीन +1 मिलता है। क्लियर है? ये कॉस का ग्राफ है। तो वहाँ से देखो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और देन यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा इज 180 डिग्री, देन वर्क डन इज 180, इट इज नेगेटिव वर्क डन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे हम लोग देखो बकेट जैसे होता है ना, कुआं वुआं हम लोग जाते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं, ठीक है, बकेट को डालकर, तो देखना बकेट में जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ लगता है mg, और हम लोग वर्क डन करते हैं ऊपर की तरफ, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डेट मीन्स मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, अगर बकेट है यहाँ पे ये, तो mg नीचे लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो जितना भी अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लोग काम करते हैं ना, या इतना जितना अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं वो सब नेगेटिव होता है। या उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी वर्क डन बहुत सारा नेगेटिव होता है। और क्लास 11 में जब लोग स्प्रिंग पढ़ेंगे ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पे स्प्रिंग के केस में पता चलेगा कि वर्क डन कैसे नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा और भी एग्जाम्पल है। When a body slide against the rough horizontal surface, its displacement is opposite to the force of friction. हम लोग को पता है ना, जिधर फोर्स लगाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं, उसके अपोजिट में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालें, तो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट, तीन दोनों का बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है ना, वो क्या है, नेगेटिव है। When brake are applied to a moving vehicle, the work done by the braking force is negative. क्यों? क्योंकि जितना लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके आगे होना चाह रहा है, तो उसको अपोज करना चाह रहा है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन क्रिएट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक जो एग्जांपल दिया, ये थर्ड एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज, ये एग्जांपल बहुत अच्छे है। When a positive charge is moved towards another positive charge, the work done by the force of repulsion between them is negative. होगा ना, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो कोई डिस्प्लेस इधर करना चाहेगा, बट बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है ना, हाँ एग्जाम्पल सर। समझ में? ओके। अब लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है। देखो वर्क डन इक्वल टू एक्चुअली में होता है क्या, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू डी एक्स। हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ पे डी डब्ल्यू करते हैं सपोज, जस्ट 1 मिनट, अगर इसको हम लोग डी डब्ल्यू करते हैं, मान लो ये चेंज इन वर्क डन करते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट फोर्स रखेंगे तो क्या करेंगे, एफ इंटू डी एक्स, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, लेकिन इस केस में क्या है ना, फोर्स भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे डेल एफ, ठीक है, फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। ठीक, तो कैसे होगा, तो फोर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ये हमको देखना है यार। देखो ये मेरा फोर्स का एक्सिस है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, मतलब इस पॉइंट पे इतना फोर्स है, इस पॉइंट पे इतना फोर्स है, इस पॉइंट पे इतना फोर्स है। देखो तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डेल एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व। अगर इसका हम टोटल एरिया अंडर द कर्व निकाल दें, जस्ट लाइक इम्पल्स फोर्स की तरह, तो हम लोग को नेट वर्क डन मिल जाएगा ना, जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था, इसके पहले क्लास में। हाँ सर। हाँ, अगर टोटल को अगर बहुत इरेगुलर शेप है, मान लिया कुछ ऐसा शेप है, ठीक है, जिसका हम लोग प्रॉपर निकाल नहीं सकते, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा, उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन अ फोर्स वेरिएबल, व्हेन द फोर्स वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द वर्क डन इज गिवन बाय, जस्ट इंटीग्रेट S1 टू S2। यहाँ पे S1 S2 क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एफ एस कॉस थीटा, और एफ डॉट डी एस हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा,
तो ये ए बी कॉस थीटा को एम डॉट डी एस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया जो हम लोग पहले किए थे। एरिया अंडर द कर्व फोर्स होता है ना, ये मेरा फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, वर्क निकालना है सपोज, ठीक है। सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, इसका एरिया पकड़ेंगे ना, फिर इसका एरिया पकड़ेंगे, ट्रेपेजियम। यस ट्रेपेजियम का, फिर इसका एरिया पकड़ेंगे, ठीक है, फिर इसका एरिया पकड़ेंगे। लेकिन देखो नीचे वाला एरिया नेगेटिव है ना, तो ये सबको ऐड करके इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, और को समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। तियाशा? हाँ सर। दिगांत समझ में आ रहा था ये चीज़? ये बहुत इजी है। ओके ओके ठीक है। तो क्या किया, वर्क डन जो है एरिया अंडर द कर्व है जो एफ एस कर्व के बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए निकाल दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला पार्ट पैरेलल साइड का माइनस करके ये इंटू करके प्लस ये हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और नीचे वाला पार्ट को क्या कर दिया, इससे माइनस कर दी। तो नेट फोर्स, नेट वर्क डन जो आया इतना आया। अच्छा वर्क डन का यूनिट जूल है ना, क्योंकि वर्क एनर्जी क्या होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ओके। और ये मैंने 4 वाला पहले बता दिया, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने बता दिया डायमेंशन एंड यूनिट्स। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2 ना, हाँ सर। हाँ, इंटू एल। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मैंने सही लिखा है क्या? हाँ, ये हो जाएगा -2 इंटू एल, यहाँ पे -1 होगा ना, कि ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एल हो जाता है ना। सर फोर्स का माइनस एम ए के टू दी पावर -2। यस -2, ओके ये सही है। लेंथ के लिए एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो गया टी का पावर -2, ओके ओके सही सही, ठीक। यूनिट क्या होगा इसका, एब्सोल्यूट यूनिट, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर, एंड वी नो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये क्या कहता है, अगर 1 न्यूटन का फोर्स, अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग लगाते हैं, अगर वो 1 मीटर डिस्प्लेस करता है तो वो 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए 1 जूल का एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और इसका ये छोटा सा यूनिट हम लोग पढ़े थे, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क, ठीक। और इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, देखो वर्क डन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे भी हो सकता है। सपोज फोर्स है, फोर्स मेरा 3D डायग्राम में लग सकता है ना, 3D व्यू में, आई जे के अकॉर्डिंग टू फैक्टर, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा के, और डिस्प्लेसमेंट भी आई जे के हो सकता है, जस्ट लाइक अ पोजीशन वेक्टर। तो फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं ना, ये एफ एक्स मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये 2y 3j 4k ऐसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स आई मतलब फोर्स अलॉन्ग आई एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस। एफ वाई का मतलब हो गया फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, एफ जेड का मतलब हो गया फोर्स अलॉन्ग जेड एक्सिस, और आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, ओके। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। आई डॉट आई कितना होता है, 1 और सब 0, पढ़ाया था ना मैंने, आई डॉट आई 1 उसके बाद सब 0, तो आई डॉट आई करने के बाद ये आया, उस तरह जे डॉट जे करने के बाद ये आया, और के डॉट के करने के बाद ये आया। इस पर सम लोग करेंगे कुछ देर बाद। ये क्लियर है स्नेहा, तुमको समझ में आ रहा है क्या ये? सर थोड़ा सा नहीं आ रहा है, हाँ थोड़ा देखो एक बार और हाँ समझा हाँ हाँ दीजिएगा। हाँ हाँ, तुम वेक्टर नहीं पढ़ी थी, देखो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से। दिगांत तुमको प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? नहीं रखती। हाँ, देखो स्नेहा क्या होता है ना, वेक्टर में क्या होता है ना, कि हम लोग के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो आई जे और के है ना, ये एक्सिस के अलॉन्ग मतलब डायरेक्शन है, ठीक है। और ये आई जे के को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट वो एक प्रॉपर डायरेक्शन को बताएगा। कि एफ एक्स आई का मतलब हो गया एक फोर्स जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, जिसका यूनिट तुम्हारा डायरेक्शन आई है, ओके। ऐसे करके ये होता है, हम इसके बारे में बताएंगे, ये बहुत ईजी है। इसका जब भी मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, आई के साथ आई को मल्टीप्लाई कर देना, जे के साथ जे को, के साथ के को, बस। क्लियर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम इसके बारे में फिर से तुमको बता देंगे, ठीक है। ठीक है ओके सर। ओके ओके। देखो ये एग्जाम्पल 2, अब यहाँ इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ जाता है। सपोज ए पार्टिकल मूविंग विद एक्स एक्सिस
फ्रॉम x0 टू x5, मतलब इनिशियल मेरा रुका हुआ था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 था, फिर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स गिवन बाय दिस F इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस. मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना था? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. याद है ना? हाँ सर. ये फॉर्मूला याद है ना? ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इसको याद रखना होगा. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. यहाँ पे n क्या था? यहाँ पे एक कंडीशन था n नॉट इक्वल टू -1, अगर होगा तभी वैलिड है. ठीक, तो हमको क्या निकालना था? वर्क डन निकालना था. तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो क्या था? 0 to 5 इंटीग्रेट कर रहे ना, 0 to 5. ये मेरा क्या था? इनिशियल था, ये मेरा फाइनल था. एफ डी एक्स 0 to 5, फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ पे देखो पुट कर दिए इनटू डी एक्स. अब मैंने इसको क्या किया? सेपरेट कर दिया सबको अलग अलग. देखो इंटीग्रेशन 7 डी एक्स माइनस दिस डी एक्स माइनस दिस डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म सब बाहर. ठीक, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर क्यू बाई 3 हो जाएगा. जो मैंने फॉर्मूला लिखा था इसके अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1. ठीक है, देखो यहाँ पर अगर x था तो x का पावर यहाँ पे कितना छुपा था? 1 छुपा था ना. डेट मीन्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया. यहाँ पर 2 था, इसलिए 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3 हो गया. ये कांस्टेंट टर्म था इसलिए कट गया. ये मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए एक बार अपर लिमिट मैंने यहाँ पुट किया माइनस लोअर लिमिट, फिर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ से कितना आया? 135 जूल. सरिंदर समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. ठीक ठीक. किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? सुनिए, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है ना इसमें थोड़ा सा? सर थोड़ा थोड़ा वो जो साइड में आप जो फॉर्मूला लिखे उससे थोड़ा समझ में आया. हाँ, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है. तुम उसको व्हाट्सएप पे एक बार नॉक करना, हम उसको इसका फॉर्मूला भेज देंगे. ठीक है, एक बार देख लेना. ठीक. ठीक है सर. हाँ हाँ, दिगान समझ में आया ना? हाँ सर. ओके, ठीक है. तुम लोग को वर्क के बारे में समझ में आ गया, वर्क का मैथमेटिकल फॉर्म कैसा होता है इसके बारे में समझ में आ गया. अब लोग का सेकंड टॉपिक था एनर्जी. हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि वर्क डन नेगेटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है. ठीक है, अब आ रहा है एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है, और कैपेसिटी टू डू वर्क इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. क्लास 10 में लोग पढ़े थे. एनर्जी बहुत तरह का होता है. साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी. ठीक है, बहुत तरह का है एनर्जी. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है. मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है जो कंजर्व होता है. वो होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अगर बॉडी रेस्ट में है इट है पोटेंशियल एनर्जी, अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी. ये इसके इनर्शिया पर डिपेंड करता है. ठीक, देखो अब पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब लोग डायमेंशन पढ़े थे वहां से एक चीज पढ़े थे ना कि जितना हम लोग के पास डायमेंशन में एक चीज पढ़े थे हम लोग कि डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम था ना, जूल. हाँ हाँ. और हाँ. ये था mgh. हाँ, mgh में तो और जितना भी, kinetic हाँ, जितना भी एनर्जी था, ठीक है, ये जितना जो भी फॉर्मूला जूल में आ रहा था वो सबका डायमेंशन सेम था. ये हम लोग पढ़े थे. हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, अभी रेस्ट में, फोर्स लगा रहे हैं बट मूव नहीं कर रहा है. एक टाइम के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर दिया. जब वो मूव नहीं कर रहा था तो उसका इनिशियल स्पीड u था जो 0 था. जब वो मूव किया उसका फाइनल वेलोसिटी मेरा v हो गया. तो मेरे पास फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो इनिशियल पार्ट को हम 0 कर दिया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as. ठीक है, देन v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस. यहाँ पे एफ बाई एम क्या था? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक फोर्स लगा रहे थे हम लोग, एफ बाई एम इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ये 2 वाला पार्ट को डिवाइड कर दिया,
एम वाले पार्ट को, ये मैंने गलत यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ओके, ये एम वाला पार्ट है ना, ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे हाँ सर। मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको इधर कर लेना, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा ना। और हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ये इनिशियल स्पीड इस बॉडी का 0 था। ओके, और कांस्टेंट फोर्स है तब। ठीक है, यहाँ से वाला पार्ट आ गया। ठीक, तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यहाँ से समझ में आ रहा है। सिना, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, कैसे निकाले? हाँ सर, ये वाला समझ में आया। ओके ओके। अब एनालिटिकल मेथड, इस दोनों में से कोई एक मेथड तुम लोग को याद रखना होगा। या तो ये एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी जैसे ये निकाले, या डेरिवेटिव से कैसे निकलता है ये भी बहुत इजी है। हम लोग को पता है कि जो चेंज इन वर्क डन होता है एफ इंटू डी एस के बराबर होता है। और मैंने बताया अभी जो हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाल रहे हैं एक तरह से। तो फोर्स मेरा प्राय कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए एफ डॉट डी एस। देखो वर्क डन चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है सपोज, मतलब पैरेलली वर्क कर रहा है, तो कॉस 0 हो जाएगा। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ इक्वल टू एम ए, देन एम इक्वल टू डी वी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन मिला, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेकर आए, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस। और हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, क्या मिला, एफ इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। बट वी नो डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, वो क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। यस, तो यहाँ से हम लोग इसको वेलोसिटी के फॉर्म में चेंज कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एम भी डी वी। तो ये मेरा अभी डेरिवेटिव के फॉर्म में। और हम लोग को पता है अगर डेरिवेटिव को लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो नेट वर्क डन मिल जाता है। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है छोटा करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटा छोटा चीज़ को मिला के एक साथ बड़ा करना। ठीक है, जो मेन वैल्यू है उसको लाना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा द टोटल वर्क डन टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v। मतलब ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में था और v वेलोसिटी के बाद वो मोशन में आ जाएगा, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस समय वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ से 0 टू v करने से मुझे पता है इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है, या सिर्फ वर्क डन मिलेगा। 0 टू v m इंटू वी डी वी। कैसे आया, ये वाला पार्ट m इंटू वी डी वी। ठीक है, यहाँ पे m कांस्टेंट टर्म है ना, बाहर निकल गया, मास कांस्टेंट टर्म था। 0 टू v इंटू डी वी। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, x टू दी पावर n होता है ना, तो x टू दी पावर n की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, v टू दी पावर n हो जाएगा। क्लियर है ना। तो v टू दी पावर n अगर रहे तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, v टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। यस, देखो यहाँ पर 1 ऑलरेडी छुपा हुआ है, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, देखो v टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, डेट मीन्स v स्क्वायर बाई 2। और ये इंटीग्रेट कहाँ से हो रहा है, 0 टू v। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। देखो 2 कांस्टेंट टर्म तो बाहर निकाल दिया मैंने, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे v, तो v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या निकल रहा है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। ये एक एनालिटिकल मैटर है। ठीक है, तुम लोग इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, जिसको एंट्रेंस के। हाँ बोलो। वो जो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ए डॉट डी एस, हाँ ये वाला जो स्टेप में उसका जो सेकंड स्टेप है, हाँ उसमें सर वो डी एस वाला पार्ट और एक बार बोलेंगे सर। हाँ बोलेंगे। देखो ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ये कांस्टेंट फोर्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वर्क डन भी बढ़ जाएगा ना, बिकॉज वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ और एस दोनों में से कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वैरी नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी एस लगाया है। वर्क डन में मैंने डी एफ नहीं लगाया है, इसमें डी एस लगाया है, इसलिए डी डब्ल्यू हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई एक वैरी करेगा तो वर्क डन वैरी करेगा, दोनों भी वैरी करेगा तो भी वर्क डन वैरी करेगा। क्लियर है सर, हो गया। और किसी को प्रॉब्लम है कोई, ये समझ में आ रहा है ना, दिगान समझ में आ रहा है?
हाँ सर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हम लोग पढ़े थे ना, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल टू एम वी, और काइनेटिक एनर्जी करते हम लोग अभी जाने, सो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये मास है ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक, तो इसको लोग अगर कुछ अरेंज करते हैं, मास से ऊपर नीचे इंटू करते हैं। ठीक है, तो मास से ऊपर इंटू करेंगे तो कितना आएगा, एम स्क्वायर, नीचे डिवाइड कर दिए एम से। देखो ये दोनों एक ही बराबर है ना, बट इस टर्म को लोग क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर, बिकॉज एम इंटू वी इज पी, तो ये वाला टर्म हो गया पी स्क्वायर। तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पी स्क्वायर बाई एम। वहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम इक्वल टू 2m के। इसका यूनिट होगा जूल, और इसका क्या होगा, मोमेंटम यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। स्नेहा क्लियर है तो? हाँ सर। तियाशा? हाँ सर। ओके, ठीक। देखो अभी तक हम लोग जितना यहाँ पढ़े, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सब कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ रहे थे, और ये एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ रहे थे। और डायमेंशन से भी हम लोग को पता था कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, जूल, जो ml/t-2 होता है। ओके, अब लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, उसी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज 0, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर इनिशियल 0 ना रहे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, देखो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू ए एस, जस्ट जो हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला पहले यूज किया था उसी को मैंने यूज किया। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। और यहाँ एफ डॉट एस को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं ना। बस मैंने एम यहाँ पे क्या डिवाइड में था, इधर मैंने इंटू कर दिया, और ये हाफ इधर इंटू था, इधर मैंने डिवाइड कर दिया। हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू एफ एस। ये मेरा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। देखो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या वर्क डन के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि जो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है इज इक्वल टू वर्क डन होता है। क्लियर है, जो मैंने पहले करवाया हाँ था वही सर। चीज़ है। ओके ओके, देखो जैसे क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द नेट फोर्स। ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, याद रखना, कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। और जो हम लोग ये सम्स बनाए थे इसके पहले, एरिया अंडर द कर्व, कहाँ गया वो सम्स, हाँ देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो यहाँ फोर्स वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ठीक, देखो यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, तो फोर्स वेरी कर रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स एक वेरिएबल है जो फोर्स पे काम कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल फोर्स था। वेरिएबल फोर्स को निकालने के लिए या तो ये फंडा है या तो ये इक्वेशन। ओके, ये सब हो गया। अभी कुछ बेसिक बेसिक सम्स है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, a body of mass 4 kg initially at rest is subjected to a force of 16 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? मास गिवन है, फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा, फोर्स बाई मास। हम लोग पास वेलोसिटी पता हो जाएगा ना, इनिशियल एट रेस्ट। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्लियर है ये समझना, इजली बन जाएगा तो ये इस टाइप हाँ का हाँ। समझ। ओके हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। देखो और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 अच्छा है, देखो हाँ, ए बुलेट weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. After passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decrease इतना. Find the average resistance of the wall. ये इस तरह का समझ पहले करवाए थे ना,
कि बुलेट है इतना थिकनेस क्रॉस करेगा तो उस पर कितना रेजिस्टेंस फोर्स निकलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब बुलेट एक वॉल को क्रॉस करेगा और एक जगह जाकर रुक जाएगा ना, तब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन को मास से अगर इंटू कर देंगे तो मेरा फोर्स निकल जाएगा। बस वही यहाँ पर किया हुआ कुछ, हम लोग उसको वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या किया है ना, ये क्या किया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाकर बनाया है। देखो, वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स इन मड वाल इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो कैसे? जब हम लोग गोली को फायर किए थे तो उसका एक इनिशियल स्पीड था जो कितना था, 800 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो पेनिट्रेट कर रहा होगा तो पेनिट्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा ना, तो डिक्रीज होगा कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग के पास, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ओके, तो हम लोग के पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कितना डिस्टेंस कवर किया ये दिया हुआ है, तो फोर्स निकालना है। देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। देखो तो एफ इंटू एस, ये मेरा क्या, वर्क डन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है, तो इनिशियल फाइनल डिवाइड बाय दिस। क्लियर है ना? ये लाइन क्लियर होने से सब हो जाएगा क्लियर। वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस सफर्ड बाय द मड वॉल इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से बताते हैं। सरिंदर समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, स्नेहा? हाँ सर। ओके ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो नॉक करना। एग्जाम्पल 16 देखो, और ये बहुत अच्छा सवाल है, इंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए शॉर्ट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू pieces a plank 4 centimeter thick. What velocity is required to just pieces a plank 9 मीटर thick? हम लोग के पास वेलोसिटी है और डिस्टेंस, और कुछ नहीं है। क्लियर है? वेलोसिटी है और डिस्टेंस, और कुछ नहीं है। देखिए हम लोग के पास एक चीज़ पता है, हम लोग के पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, डेट मीन्स वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय द शॉट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द प्लैंक डिस्टेंस, ठीक है। जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा उस प्लैंक का। ओके, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हाफ एम वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है। सेकंड कंडीशन में क्या है, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू दिस। अगर दोनों का रिलेशन अगर निकालेंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, मास मास कट जाएगा, वहाँ से एक ऐसा रिलेशन निकलेगा, ठीक, जो वी वन वी टू बाई वी वन रूट ओवर एस टू बाई एस वन के बराबर होगा, ठीक है। हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग को क्या क्या पता है यहाँ से देखो तो, एस टू एस वन पता है क्या, एस टू एस वन पता है, वी टू पता है, वी टू पता नहीं, वी टू हम लोग को निकालना है, वी वन पता है, तो वी वन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से वी टू की वैल्यू हो जाएगा। और कुछ समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। सर मुझे समझ में नहीं है। ठीक है ठीक है, और किसको नहीं आया? स्नेहा समझ में आया ये? सर हमको नहीं। सर फर्स्ट पार्ट छोड़ के लास्ट वाला समझ में आया, फर्स्ट वाला कैसे बना इक्वेशन वो नहीं समझ अच्छा में ठीक आया। है ठीक है ठीक है, देखो इक्वेशन कैसे बना ये समझना बहुत ज़रूरी है, लास्ट वाला पार्ट सब कोई कर लेते हैं। देखो इक्वेशन देखो, हम लोग के पास वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है ये जानना जरूरी है। हम लोग के पास वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक चीज़ देखो, हम लोग वर्क एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो, और देखो दोनों इक्वेशन में फोर्स कांस्टेंट है ना, इसलिए ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी लॉस कब होता है, जब उसको वर्क डन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। मतलब हम लोग जस्ट एज्यूम करो कि कुछ रखा हुआ है, उसको बुलेट से हिट कर रहे हैं, तो पहले बुलेट से जो गन से जो बुलेट निकलेगा उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, बट वो वॉल में या कोई वुडन ब्लॉक है उसमें लगने के बाद क्या होगा, उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना हम लोग सप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम होगा ना, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी हो में इंक्रीजमेंट होगा
उतना वर्क डन में चेंज आएगा। इसलिए यहाँ पर ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ शॉट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द प्लैंक रेजिस्टेंस। इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग के लिए हम लोग अलग इक्वेशन निकालें। पहला के लिए एक वेलोसिटी दिया हुआ v1, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s1। सेकेंड का वेलोसिटी निकालना है, इसको माने v2, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s2। ओके, तो यहाँ से रिलेशन पहले हम लोग निकाल लिए। रिलेशन निकालने के बाद वैल्यू पुट कर दिए, जहाँ से रिलेशन आया v2/v1 इज इक्वल टू रूट ओवर s2/s1। और s2 और s1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखो एक 9 मीटर जा रहा है, 9 सेंटीमीटर जा रहा है और एक 4 सेंटीमीटर जा रहा है। और v1 का वैल्यू भी गिवन है, देखो यहाँ पे निकाला कितना 1500 मीटर पर सेकेंड। कॉमन सेंस की बात है, प्लैंक का थिकनेस जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे हम लोग को उतना ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए गन का, बुलेट का, जो उसको क्या कर पाए, उसको ये करके मतलब हिट करके निकल पाया आगे की तरफ। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक, ये अलग सम से करना नहीं है अभी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, हाँ 21। ठीक, इफ द linear momentum of the body increase by 20%, what will be the percentage increase in kinetic energy of the body? हम लोग को linear momentum और kinetic energy का रिलेशन पता था ना, क्या था, p²/2m इज इक्वल टू k। ठीक, देखो k इक्वल टू p²/2m। क्या बोला है, इंक्रीज इन मोमेंटम बोला है। ठीक है, तो इंक्रीज इन मोमेंटम कितना, 20% ऑफ p। हम लोग मान लिए पहले हम लोग का मोमेंटम 100% था, उसके अकॉर्डिंग मेरा हो जा रहा है p/5। क्लियर है ना ये वाला? पहले 20% ऑफ p निकालेंगे तो p/5 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पहले का मोमेंटम प्लस को ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इनिशियल मेरा ये था p²/2m, मोमेंटम मेरा इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, देखो कुछ इस अकॉर्डिंग। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जो मेरा चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल कितना था ये वाला पार्ट, फाइनल कितना हुआ ये वाला पार्ट, दोनों को माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद कुछ कितना आया, इतना आया। तो नेट चेंज कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। हम लोग जो प्रॉफिट लॉस का सम्स बनाते थे ना, याद है, SP माइनस CP/SP ऐसे करके, वैसे हम लोग चेंज निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो 44% का चेंज आया। ये समझ आया क्या? ये बहुत इजी सम्स है। फाइनल दिया हुआ हाँ है, सर। हाँ फाइनल दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से तुम्हारा इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल निकालना है, वहाँ से इंक्रीज निकालना है और फाइनल से फिर उसको डिवाइड कर देना, चेंज निकल जाएगा। ठीक है, ओके, ये सम्स हो गया। ये सब अभी नहीं करना है तुम लोग। ठीक ठीक, हम कुछ सम्स भेज रहे तुम लोग करो, हाँ ग्रुप में हम डाल देते, ओके।